Hello students, I welcome you all to my channel Govind Soni Physics. It is the platform where you will get the concept of physics easily by studying the notes and imaging the scenario of the situation which is very interesting. So अभी जो हम बात कर रहे थे, जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे थे वो कहाँ से है अभी, वो है बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का, बीएससी बीएड सेकेंड और फिजिक्स का MGSU बीकानेर, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के जो कोर्स है बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में फिजिक्स का पार्ट। और उस कोर्स के अंदर हमारे बात कर रहे थे क्या, लेक्चर नंबर 2 कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। कूलम्ब्स लॉ के ऊपर हम बात कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर। कूलम्ब्स लॉ को जानने से पहले जो लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, कि चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है भाई, किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है। थोड़ा रिवाइज कर देते हैं 5 मिनट के अंदर, ठीक है। तो चार्ज क्या होता है, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी मटेरियल बॉडी की, किसी भी मटेरियल बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। चार्ज क्या है, चार्ज किसी मटेरियल बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से, जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो मटेरियल बॉडी कुछ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस या एक्सपीरियंस करती है, ठीक है। सो चार्ज क्या हुआ, चार्ज किसी भी मटेरियल बॉडी की वो प्रॉपर्टी है, चार्ज किसी भी मटेरियल बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो बॉडी इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट या तो प्रोड्यूस करती है या एक्सपीरियंस करती है, ठीक है। दैट इज चार्ज। और चार्ज के बारे में हमने देखा कि चार्ज बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या होता है भाई, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे होते हैं बॉडी के ऊपर, क्या है कि अगर मटेरियल, देखो मटेरियल जो बॉडी होगी, जो मैटर होगा वो क्या होगा, दैट इज मेड अप ऑफ एटम, ठीक है। दैट इज मेड अप ऑफ एटम। मैटर क्या होता है, एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। और जो एटम होता है वो क्या होता है भाई, न्यूट्रल। एटम क्या होता है, न्यूट्रल। एटम इज न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन मैं उसमें से बाहर निकाल लूँ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर उसके अंदर उसमें से अगर बाहर निकाल लिया जाए तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, ठीक है। जैसे ही एटम से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी भाई डेफिशिएंसी क्या हो जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की उसके अंदर कमी हो जाएगी न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन के मुकाबले। और जो ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। उसी तरीके से अगर कोई एटम को मैं इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर उसको प्रोवाइड कर दूं तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल, ठीक है। लेकिन अगर किसी तरीके से मैं उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दूं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। और ये जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। तो न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन से अगर इलेक्ट्रॉन की कुछ कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे कि उस मटेरियल बॉडी के ऊपर क्या आ गया भाई, पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। अगर वो उसको हम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दें तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन के अंदर हम बोलेंगे कि बॉडी के ऊपर चार्ज कैसा आ गया भाई, नेगेटिव चार्ज। ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब बात ये है कि चार्ज बॉडी को, कोई भी चार्ज जो बॉडी है उसको हम पॉइंट चार्ज कब बोल सकते हैं, कि ये पॉइंट चार्ज क्या होता है और कब किसी बॉडी को हम पॉइंट चार्ज बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, पॉइंट चार्ज का मतलब ये नहीं है कि चार्ज छोटा, नहीं, देखो पॉइंट चार्ज का मतलब, देख क्यों, बिकॉज चार्ज क्या है, चार्ज कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है, चार्ज तो क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, किसी न किसी बॉडी की। और उस बॉडी को जिसके ऊपर की चार्ज है उसको मैं पॉइंट चार्ज बोलता हूँ, ठीक है। बट सिचुएशन ये है कि उसको पॉइंट चार्ज हम कब बोलेंगे, ठीक है। सो कंसीडर कि ये कोई बॉडी है जिसके ऊपर कोई चार्ज है, ये कोई बॉडी है जिसके ऊपर क्या है, चार्ज है, ठीक है, ये हमारी चार्ज बॉडी है। तो इसको मैं पॉइंट चार्ज कब बोल सकता हूँ, कि जिस पॉइंट के ऊपर, अगर किसी पॉइंट के ऊपर मैं इसका इफेक्ट देखना चाहता हूँ। इफेक्ट देखने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाह रहा हूँ, या फिर इस पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स किसी चार्ज के ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट के ऊपर मैं इफेक्ट देखना चाह रहा हूँ, अगर वो पॉइंट
बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है इसके इस चार्ज बॉडी के डायमेंशन के मुकाबले, अगर ये जो डिस्टेंस है, अगर ये जो डिस्टेंस ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो इसके डायमेंशन के मुकाबले, ये जो डायमेंशन जो चार्ज बॉडी है इसके जो साइज़ है, इसका जो डायमेंशन है इसके साइज़ के मुकाबले ये डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है तो मैं इस चार्ज बॉडी को क्या बोल सकता हूँ, पॉइंट चार्ज। जिस पॉइंट के ऊपर मैं इफेक्ट देखना चाह रहा हूँ, अगर वो पॉइंट इस चार्ज बॉडी से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के मुकाबले है एज कंपेयर टू इट्स डायमेंशन, तब इस चार्ज बॉडी को मैं क्या बोल सकता हूँ, पॉइंट चार्ज। ये तो क्या था, एक सिंगल चार्ज को कब हम पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट चार्जेस का मतलब ये है कि अगर ये दो चार्ज बॉडीज़ हैं या कोई चार्ज सफियर्स है, जो भी है, ठीक है, दो चार्ज बॉडी है, ये फर्स्ट बॉडी है, ये क्या है मेरी सेकंड बॉडी है, इन दोनों के बीच के मैं फोर्स कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, इन दोनों के बीच में मैं फोर्स कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ और उनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज़ आर। ठीक है, ये दो चार्ज बॉडीज़ है जिनके बीच की दूरी है आर। ठीक है, और इन दो चार्ज बॉडीज़ को मैं पॉइंट चार्ज कब बोल सकता हूँ, जब ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन, ठीक है, द डायमेंशंस ऑफ दिस बॉडी, डायमेंशंस ऑफ बॉडीज़। कौन सी बॉडीज, डायमेंशन ऑफ चार्ज्ड बॉडीज। ठीक है, अगर ये जो डिस्टेंस है दिस आर इज ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ दीज चार्जेस, अगर इन चार्जेस के मुकाबले ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो इन दोनों चार्ज बॉडीज को मैं क्या बोल सकता हूँ, पॉइंट चार्जेस, दैट इज पॉइंट चार्जेस। द चार्ज बॉडीज हुज डायमेंशंस आर मच स्मॉलर देन दैट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। ना बात यह कि हम ये पॉइंट चार्ज के बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्या हमें जरूरत पड़ी है पॉइंट चार्ज की, तो मैं बता दूं पॉइंट चार्ज आज जो हमारा टॉपिक है वो कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं। और कूलम्स लॉ एप्लीकेबल कब है, जब चार्ज कैसा हो, पॉइंट चार्जेस। ठीक है, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ऑन पॉइंट चार्जेस, और वो पॉइंट चार्ज कब हो, एट रेस्ट मतलब स्टेशनरी। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक को, हम इस यूनिट का नाम क्या है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक, इलेक्ट्रो इज रिलेटेड टू व्हाट, चार्ज, स्टैटिक इज रिलेटेड टू व्हाट, एट रेस्ट। तो भैया चार्ज एट रेस्ट की स्टडी कर रहे हैं, कूलम्स लॉ एप्लीकेबल कब होगा, जब चार्ज कहाँ हो, रेस्ट पर हो, और वो चार्ज कैसा हो, पॉइंट चार्जेस के केस के अंदर। ठीक है, तो कूलम्स लॉ की बात जब हम कर रहे हैं तो कूलम्स लॉ किसने दिया, कूलम्स लॉ वॉज गिवन बाई इन 1785, 1785 ईस्वी में कूलम्स लॉ दिया गया, किसने, बाय द फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम, और उन्हीं के नाम पर ये लॉ है। ठीक है, चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम, यहाँ डी आएगा, डी कूलम, जिन्होंने क्या किया, ये कूलम्स लॉ दिया। कूलम्स लॉ कैसे दिया कि उन्होंने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया, कोई एक कुछ ऐसा वर्क किया जिसके बेस के ऊपर उन्होंने क्या कैलकुलेट किया, दो चार्जेस के बीच का फोर्स। दो चार्जेस के बीच का फोर्स का मतलब क्या है, हमने लास्ट ही लेक्चर के अंदर पढ़ा कि भाई दो अगर सिमिलर चार्ज बॉडी हो, जैसे दोनों के ऊपर क्या हो, पॉजिटिव है, या दोनों के ऊपर क्या हो, नेगेटिव हो, जब भी दो सिमिलर चार्ज्ड बॉडी है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी भाई, रिपेल करेंगी। जैसे पॉजिटिवली बॉडी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऐसे ही दो बॉडी जैसी जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है दोनों के ऊपर, वो भी एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। बट अगर दो चार्ज बॉडी ऐसी है कि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो क्या होगा, इस डिसिमिलर अगर डिसिमिलर चार्ज है दोनों बॉडीज के ऊपर, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, अट्रैक्ट करती हैं। तो वो क्या करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, और सिमिलर चार्ज हो तो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ठीक है, अब अट्रैक्ट करना हो या रिपेल करना हो, अट्रैक्ट हो चाहे रिपेल हो, सिचुएशन क्या है कि अट्रैक्ट या रिपेल करेगी तो मतलब क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगी तभी तो वो अट्रैक्ट या रिपेल करेगी। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, उस फोर्स की डायरेक्शन कितनी होगी, जिस फोर्स से दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है या वो एक दूसरे को रिपेल कर रही है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, उसके बारे में कूलम ने बताया। कूलम ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उसके बेस पर कुछ उसको ऑब्जर्वेशन मिली, उससे जो आउटकम मिली, उससे जो रिजल्ट मिले, उसी को हम क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ। ठीक है, तो इन 1785 फ्रेंच फिजिसिस्ट कूलम मेजर्ड द इलेक्ट्रिक फोर्स, उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फोर्स को मेजर किया बिटवीन स्मॉल चार्ज स्फीयर। देखो स्मॉल चार्ज स्फीयर का यूज़ किया है, स्मॉल चार्ज स्फीयर जो कि पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट कर सके। ठीक है, यूजिंग ए टॉर्जन बैलेंस। टॉर्जन बैलेंस आपने अपनी लैब में भी देखा होगा कि इस तरीके से कोई सिस्टम होता है। ठीक है, ऐसे एक रोड है, रोड फिर उसके बाद क्या है, ये एक बीकर है। ठीक है, एक बीकर है, इसके अंदर क्या है, यही रोड ऐसे आगे कंटिन्यू, इस पॉइंट के ऊपर एक चार्ज बॉडी है, एक चार्ज स्फीयर है, इस पॉइंट के ऊपर एक चार्ज स्फीयर है,
उनके बीच का कोई उनके बीच में जो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स को कैलकुलेट किया कूलम्स ने, और वही क्या है हमारा कूलम्स लॉ। तो जो ये टॉर्जन बैलेंस की हेल्प से उन्होंने जो स्मॉल चार्ज सफियर्स के बीच में फोर्स कैलकुलेट किया, ठीक है, तो उसको जब वो जो एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशन मिली और उनको जब फॉर्मुलेट किया, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या है, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी, ठीक है, कि उस फोर्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट बताया। वो फोर्स के बारे में स्टेटमेंट बताया वो क्या क्या थी कि द फोर्स, ठीक है, कौन सा फोर्स, कि मान लो कि ये दो चार्जेस हैं, क्या कि कंसीडर ये कोई जो दो चार्जेस थे, एक चार्ज सफियर है जिसके ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, Q1 है, ठीक है, जो फर्स्ट हमारा चार्ज सफियर है उसके ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q1, और दूसरा जो चार्ज सफियर था उसके ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, Q2, और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज R, ठीक है। तो ये जब सिचुएशन होगी तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, ऑब्वियसली हमें पता है कि दोनों के ऊपर सिमिलर चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। अगर डिसिमिलर चार्जेस है तो दोनों के ऊपर क्या होगा, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ठीक है, मतलब कि दो चार्जेस है जिनके बीच, जिनका मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 है, और उनके बीच की जब डिस्टेंस R1 है तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, ठीक है, यही दो चार्जेस थे ना, इनकी मल्टीप्लाई, ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट के इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो फोर्स, ठीक है। एक तो सिचुएशन उन्होंने ये बताया, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे जैसे ये प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती जाएगी ये फोर्स की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट क्या था भाई, फोर्स यानी कि यही फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो जो इनके बीच की डिस्टेंस है इसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। तो ये क्या है, इनकी मैथमेटिकल फॉर्म है, ये क्या है, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके आउटकम, उसकी जो स्टेटमेंट है। तो इस मैथमेटिकल फॉर्म को हम आगे बढ़ाकर देखते हैं कि लॉ के अंदर क्या पता चला, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना, इनके बीच में जो फोर्स लगता है, ठीक है, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, दैट फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है, इन चार्ज बॉडीज के सेंटर को जो मिलाने वाली लाइन होगी, सेंटर को जो मिलाने वाली लाइन होगी, इस लाइन के अलोंग हमेशा फोर्स लगेगा। अगर रिपेल करेगा तो इसी लाइन के अलोंग, इसी डायरेक्शन में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। अगर अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो इसी लाइन के अलोंग इस डायरेक्शन में एक दूसरे को वो अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो दो स्टेटमेंट मिली, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है, इस इन्हीं को, ये क्या है, इनकी मैथमेटिकल फॉर्म देखो। तो क्या है कि हमने क्या कंसीडर किया था कि दो चार्जेस Q1 और Q2 है, उनके बीच की डिस्टेंस है R2। कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, देन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, जो हमने पीछे स्टेटमेंट लिखा उसका मैथमेटिकल फॉर्म ये था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब दिस थिंग, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये है प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल, और प्रोपोर्शनैलिटी का जब भी सिंबल होता है तो दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, कंबाइन करके लिख सकते हैं, कंबाइनिंग 1 एंड 2 दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R², F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R², दोनों को कंबाइन करके लिखा। और ये जो सिंबल क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल, और प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को जब भी हटाया जाता है, ठीक है, तो इक्वल लगता है। इक्वल के बाद क्या होता है कि कोई ना कोई हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना होता है। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन मतलब फोर्स डिपेंड कर रहा है इन चीज़ों के ऊपर, फोर्स डिपेंड कर रहा है इनके प्रोडक्ट के ऊपर, फोर्स डिपेंड कर रहा है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के ऊपर। जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम हटाएंगे, ठीक है, कोई ना कोई एक कांस्टेंट लगाएंगे। क्या है, स्मॉल k, मैं यहाँ पर कांस्टेंट यूज कर रहा हूँ। ये k क्या है, k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इस k का एक नाम है भाई, k को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट हम इस के को बोलते हैं, ठीक है। अब पॉइंट ये क्या है, के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब के की वैल्यू क्या कैसे पता चलेगी कि के की वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। अगर हमें कोई कैलकुलेशन के अंदर लेना है, ठीक है, किसी न्यूमेरिकल के अंदर सोल्व करना है, तो व्हाट इज दिस के, तो के क्या होता है कि दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है भाई। के डिपेंड करता है एक तो नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है ना, कि दो चार्ज के बीच में जो दो चार्ज हमने प्लेस किए हैं उनके बीच का जिसका फोर्स देखना है, उनके बीच का मीडियम कैसा है। मीडियम क्या मतलब क्या है, उनके बीच में वैक्यूम है या फिर कोई गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन है, कोई डेंस मीडियम है, कोई रेयर मीडियम है, वो मीडियम डिपेंड करता है, ठीक है। तो उस मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है एक तो ये के की वैल्यू, दूसरा क्या है कि किस सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर हम मेजर कर रहे हैं, किस को मेजर कर रहे हैं, ये Q1 को, Q2 को, इनके बीच की डिस्टेंस को भाई मीटर में मेजर कर रहे हैं, सेंटीमीटर में, कूलम में मेजर कर रहे हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में, न्यूटन में फोर्स में मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, या डाइन में, किसी भी टाइप के सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये दो चीज़ों के ऊपर इस के की वैल्यू डिपेंड करती है, एक तो नेचर ऑफ मीडियम, इन दोनों के बीच का मीडियम क्या है, दूसरा हमारी मेजरमेंट किस सिस्टम में है, ठीक है, हमारी मेजरमेंट किस सिस्टम में है, ठीक है। तो जनरल इन दोनों का अगर मैं कोई केस लूँ, ठीक है, लाइक SI सिस्टम ऑफ यूनिट में, और कब, जब ये दो चार्ज कहाँ हो, वैक्यूम में, मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या हो, कोई मीडियम ना हो, फ्री स्पेस हो, वैक्यूम हो, ठीक है। जब भी इन दो चार्जेस Q1 Q2 को, जिनके बीच की डिस्टेंस मतलब दो चार्जेस Q1 और Q2 को R डिस्टेंस पर रखा जाए वैक्यूम में, ठीक है, और SI सिस्टम में जब मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो इस के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू होगी दिस, ठीक है। व्हाट इज दिस के, के विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 4 पाई एप्सिलॉन नोट। ये क्या है सिंबल भाई, दिस इज द सिंबल फॉर एप्सिलॉन, दिस इज द सिंबल, इसको बोलते हैं हम एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं भाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी के, एब्सोल्यूट परमिटिविटी के लिए हम एप्सिलॉन का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप देख पा रहे हो कि एप्सिलॉन नहीं है, खाली एप्सिलॉन के नीचे की जीरो सी लगी है, ये क्या है, जीरो, ठीक है। तो एप्सिलॉन का मतलब तो होता है भाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और जैसे ही मैं ये जीरो लगाती हूँ तो मतलब किस केस की बात कर रहा है ये, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर जिसको बोलते हैं वैक्यूम, ठीक है। तो वैक्यूम की जो परमिटिविटी होगी उसको हम एप्सिलॉन नोट से डिनोट करते हैं। और परमिटिविटी का मतलब क्या है, परमिशन देना, परमिटिविटी का मतलब क्या है, परमिशन, किस चीज़ को परमिशन की, अच्छा अभी क्या परमिशन किस चीज़ को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कोई मीडियम कितनी परमिशन देता है, दैट इज कॉल्ड उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी। हमारे यहाँ किसकी बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, फ्री स्पेस की। तो फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी होगी, फ्री स्पेस की जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगी, मतलब फ्री स्पेस जो परमिशन दे रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करने में, उसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन नोट से, एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। और किसी भी मीडियम की जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। हर एक मीडियम के लिए अलग अलग वैल्यू होती है। जो फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए होती है वो कितना होता है भाई, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2, ठीक है। तो ये क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और एप्सिलॉन नोट क्या है, एप्सिलॉन नोट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो देखो अब k इज इक्वल टू दिस है, 1 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू मैंने आपको बता दी है। तो आप k को कैलकुलेट कर सकते हैं, k को कैलकुलेट करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं भाई k को, देखो k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 4 की वैल्यू है, पाई की वैल्यू रखी मैंने 3.14, ठीक है, 3.14 इंटू एप्सिलॉन नोट क्या था, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं आप कैलकुलेटर के अंदर इसको करके देख सकते हैं, ठीक है। इसको जैसे ही मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ गई है भाई 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, ठीक है। ये 9 × 10⁻9 इस k की वैल्यू आती है किस सिस्टम के लिए, SI सिस्टम में, और वैक्यूम का जब बात चल रहा है SI सिस्टम में, और जब उन चार्जेस को वैक्यूम में रखा गया, SI सिस्टम और वैक्यूम के लिए k की वैल्यू क्या होगी, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना कि अगर इस k की वैल्यू CGS सिस्टम के अंदर अगर मैं लेता हूँ, CGS सिस्टम के अंदर अगर इस k की वैल्यू में देखूँ
तो वैल्यू 1 आती है। ठीक है, सिंपल केस। आप यहाँ न्यूटन को देखो, सीजीएस सिस्टम के लिए अगर मैं कैलकुलेट करना होगा तो न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना होगा, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा और कूलम को इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में। आप करके देख सकते हैं, आपकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी इसके की वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी क्या है, एसआई सिस्टम के अंदर और जब इन चार्जेस को वैक्यूम में रखा गया है तो उस केस के लिए इस के की वैल्यू कितनी आई है, 9 गुणा 10 की पावर 9। तो यहाँ पर के की जगह 9 गुणा 10 की पावर 9 मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ, एफ इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये वैल्यू जस्ट मैंने पुट की है, तो वैल्यू जस्ट पुट कर देते हैं भाई। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर जो 4 थी, जहां पर एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, उस के की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे ही इसको मैं कैलकुलेट करता हूं, उसकी वैल्यू कितनी आई है, 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, अच्छा ये फोर्स की यूनिट क्या होगी, ये फोर्स क्या होगी न्यूटन में, क्योंकि हम ऐसा यूनिट में फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर कूलम्स लॉ। ठीक है, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, डेरिवेशन फॉर कूलम्स लॉ। ठीक है, देखो अभी क्या है, ये एप्सिलॉन नोट मैंने किस लिए यूज़ किया था, क्योंकि चार्जेस को कहाँ रखा गया था, वो जो दो चार्जेस थे उनको रखा गया था कहाँ पर, उनको रखा गया था भाई वैक्यूम में। ठीक है, ये हमारा Q1 Q2 था, Q1 और Q2 जो कि आर डिस्टेंस के ऊपर थे, और उनको कहाँ रखा गया था, वैक्यूम में। वैक्यूम में जब उनको रखा गया, तो उनके बीच का जो फोर्स आया दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ परमिटिविटी के लिए क्या यूज़ किया था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम की परमिटिविटी, जिसके लिए एप्सिलॉन नॉट यूज़ करता हूँ। और मैंने बताया था कि जिस मीडियम में उसको रखेंगे तो उस मीडियम के लिए उसकी परमिटिविटी आ जाएगी। लाइक नाउ इफ द चार्जेस आर इन मीडियम, किसी भी टाइप का मीडियम है कि ग्लास के बीच में या वाटर है या कोई गैस है, ठीक है, अदर देन एयर और वैक्यूम, देन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, तो उसके लिए क्या होगा, ये एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, उस मीडियम का जो परमिटिविटी होगी उसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया, किसी भी मीडियम के लिए फोर्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने ये एप्सिलॉन लिखा है, ये एप्सिलॉन किसका है, ये एप्सिलॉन कांस्टेंट है, जो कि परमिटिविटी क्या है, उस मीडियम की परमिटिविटी है जिस मीडियम में हमने उस चार्जेस को रखा है। ठीक है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू जब चेंज होगी तो इस फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, फोर्स की वैल्यू मतलब क्या हुआ कि इन्हीं दो चार्जेस को जब वैक्यूम में रखा जाए तब तो उनके बीच के फोर्स की वैल्यू कुछ आती है, जबकि अगर इन्हीं सेम चार्जेस को इसी सेम डिस्टेंस के ऊपर किसी दूसरे मीडियम में रखा जाए तो वैल्यू कुछ और आएगी, तो फोर्स की वैल्यू कुछ और आएगी। जो जनरली, तो मैं बता दूं, ये जो एप्सिलॉन की वैल्यू है किसी दूसरे मीडियम के लिए, किसी दूसरा मीडियम, इस एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है, कि जो अदर देन वैक्यूम होंगे, ठीक है, वो वैक्यूम के अलावा जो भी मीडियम होंगे वो कम परमिशन देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। ठीक है, तो मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा परमिशन मिलती है वो फ्री स्पेस के लिए मिलती है। तो मैक्सिमम फोर्स कहाँ होता है चार्जेस के बीच में, जब वो कहाँ हो, वैक्यूम के ऊपर, दूसरे किसी मीडियम के मुकाबले। वेयर एप्सिलॉन इज द कांस्टेंट एंड इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम इन विच चार्जेस आर प्रेजेंट। सिंस द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन डिपेंड अपॉन द मीडियम, ऑब्वियसली एप्सिलॉन की वैल्यू मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज आल्सो डिपेंड अपॉन द मीडियम। ठीक है, तो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना होगा वो भी डिपेंड करेगा उस मीडियम के ऊपर। ठीक है, कि किस मीडियम के ऊपर प्लेस किया गया है। ठीक है, तो आपको मैग्नीट्यूड का पता चल गया, ये तो होगा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या होगी भाई, डायरेक्शन क्या होगी, सिमिलर चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ दीज टू चार्जेस। अगर डिसिमिलर चार्ज है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, तो ये क्या था मेरा कूलम्स लॉ। कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए, वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यही चीज़, एक तो मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिए, डायरेक्शन क्या होगी, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इट कैन बी इनवर्ड, इनवर्ड कब होगी, जब डिसिमिलर चार्जेस होगी अट्रैक्शन की। ठीक है, और आउटवर्ड, आउटवर्ड कब होगी, जब सिमिलर चार्जेस होंगे रिपल्शन की। It can be inward or outward depending upon the attraction or repulsion between the charges. Next thing, Coulomb's law of electrostatic hold for two or more point charges at rest. ठीक है, तो Coulomb's law होल्ड कब करता है, ये वैलिड कब होता है, जब हम पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हैं और वो पॉइंट चार्जेस कहाँ पर हो, रेस्ट के ऊपर, पॉइंट चार्जेस हो और रेस्ट पर हो, तभी क्या है, कूलम्स लॉ वैलिड है। नेक्स्ट थिंग, एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी, ये हम देख चुके हैं। एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी क्या होती है, कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर स्क्वायर। सिंपल सा तरीका है परमिटिविटी की यूनिट फाइंड करने का, बिकॉज हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। परमिटिविटी की यूनिट फाइंड करना कोई मुश्किल खेल नहीं है, जिसकी भी यूनिट फाइंड करना हमने उसको एक तरफ रख लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट को ले जाऊंगा मैं उस तरफ और
एप्सिलॉन नोट को ले जाऊंगा मैं इक्वेशन के इस तरफ, फोर्स को ले आता हूँ मैं इक्वेशन के इस तरफ, तो क्या आएगा एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ, 1/4 पाई एफ, फोर्स आ गया नीचे भाई, ठीक है। बाकी चीज़ें एज चीज़ है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आप जरा सोचो सारी ये जो चीज़ें हैं SI यूनिट के अंदर अगर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, उनकी यूनिट की। तो 1 क्या है, कॉन्स्टेंट है, कोई यूनिट नहीं है, 4 कॉन्स्टेंट है, कोई यूनिट नहीं, पाई कॉन्स्टेंट है, कोई यूनिट नहीं, बट फोर्स की यूनिट होती है। फोर्स की यूनिट क्या होती है भाई, न्यूटन होता है। तो यहाँ तो आ गया, नीचे है ना न्यूटन, 1/n आ गया, ठीक है। Q1 की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। ये Q2 है सेकंड चार्ज, इसकी भी यूनिट क्या होगी, कूलम। तो दोनों चार मल्टीप्लाई में, तो कूलम कूलम दोनों के लिए करूंगा तो क्या आएगा, कूलम स्क्वायर। और नीचे क्या है, आर स्क्वायर। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। डिस्टेंस को हम किस में डिनोट करते हैं, मीटर के अंदर, और आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। तो इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो न्यूटन तो क्या है, इनवर्स में, न्यूटन की पावर क्या है, -1, कूलम की पावर क्या है 2, और मीटर क्या है, इनवर्स में है तो ऊपर जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा, -2, न्यूटन इनवर्स कूलम स्क्वायर मीटर -2। दिस इज द SI यूनिट फॉर परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अच्छा, इसी जो ये यूनिट है इसको हम फेराड पर मीटर भी बोलते हैं, फेराड पर मीटर, फेराड पर मीटर। ये जो केस हम कैपेसिटेंस का केस जब हम पढ़ेंगे, कैपेसिटर के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तब भी हम इस एब्सोल्यूट परमिटिविटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। वहाँ पर जो यूनिट यूज़ करेंगे हम क्या होगी, फेराड मीटर, फेराड पर मीटर। चीज़ यही है, इसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं फेराड पर मीटर में। तो ये तो क्या था भाई, ये कूलम्स लॉ था हमारा, ठीक है, कूलम्स लॉ के बारे में और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर भाई इतना ही बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट है या कोई सजेशन है वीडियो को लेकर, ठीक है, कुछ चीज़ें आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपको वीडियो लाइक है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि कंटिन्यूसली आपके पास, और बेल आइकन को दबाएं ताकि कंटिन्यूसली आपके पास वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे, ठीक है। तो ये जो वीडियो था हम किसके बिहाफ पर कर रहे थे भाई, किसके बिहाफ पर हम पढ़ रहे हैं, दैट इज़ महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के बिहाफ पे, ठीक है। उनका जो कोर्स है क्या, BSc B.Ed सेकेंड ईयर का, ठीक है। कूलम्स लॉ की आज हमने बात की, और श्री राम कॉलेज रायसीनगर 17 RB रायसीनगर के बिहाफ है, ठीक है, उनके स्पॉन्सरशिप पे ये हमने लेक्चर किया है, ठीक है। और मेरा नाम है गोविंद। अगर आपको वीडियो लाइक आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।